प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए प्रथम अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में या भूगोल का सामान्य परिचय पर चर्चा कर रहे थे। और लास्ट हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की जिसमें हमने पढ़ा था कि भूगोल 3 मुख्य रूप से प्रश्नों की चर्चा करता है: क्या, कहाँ और क्यों। भूगोल में ये देखा जाता है कि कोई वस्तु क्या है, उसका सांस्कृतिक विशेषता क्या है या उसका प्राकृतिक विशेषता वो क्या रखती है। प्रश्न कहाँ, कौन से क्षेत्र, कौन से पर्वत, कौन से पठार, कौन से मैदान कहाँ पर स्थित है, वह हमने चर्चा की थी। और इसी प्रकार से एक अंतिम प्रश्न होता है भूगोल से क्यों, कि हम भूगोल के ये निम्नलिखित पक्षों को क्यों पढ़ते हैं, इनका स्थानिक विशेषताओं से क्या संबंध है, उनके क्या गुण हैं, उनकी विवेचना करना भी भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है। स्थानिक विशेषताओं और गुणों के मध्य साथ ही साथ प्राकृतिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से सहसंबंध स्थापित होता है, किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी चर्चा हमने की थी। और आज एक महत्वपूर्ण बिंदु, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी इंटीग्रेटिंग। समाकलन का मतलब इंटीग्रेटिंग। इसका मतलब क्या है कि समाकलन का मतलब होता है कि एक विषय से दूसरे विषय, एक विषय का दूसरे विषय से किस प्रकार संबंध स्थापित होता है, यानी भूगोल का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से समाहित होता है, किस प्रकार से उसे पढ़ा जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। देखिए, भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस, इसका मतलब होता है कि विभिन्न विचारों को, धारणाओं को, शैलियों को सम्मिलित करना। ठीक है, यदि हम भूगोल की बात करें तो हम इसमें कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन सिद्धांत आते हैं, विचार कौन कौन से प्रस्तुत होते हैं और किस प्रकार से हम उस प्रदेश की विभिन्न विशेषताओं को समग्र रूप से देखते हुए उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही संश्लेषणात्मक है। तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। तो देखिए, भूगोल क्या करता है कि भूगोल का काम क्षेत्रीय संश्लेषण करना है, किसी क्षेत्र की विशेष परिस्थिति के बारे में अध्ययन करना होता है। जैसे हम ये पढ़ते हैं कक्षा 10 में, कक्षा 9th में आप पढ़कर आ चुके हैं कि भारत का जो भूभाग है, एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर भौतिक प्रदेश जो है अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। इसका क्षेत्रीय संश्लेषण अलग अलग है। यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं के अलग अलग जनसंख्या निवास करती हैं, भौतिक स्वरूप अलग है, भाषाएं अलग हैं। ठीक है, तो हर परिस्थिति, हर यहाँ की विशेषता अन्य प्रदेश की विशेषता से भिन्न है, अलग है। वहीं इतिहास क्या करता है, कालिक संश्लेषण, मतलब समय के साथ, समय, उस समय क्या घटित हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इतिहास में जब हम 3 कालों की चर्चा करते हैं तो प्राचीन काल की परिस्थिति अलग थी, प्राचीन काल में इतिहास कुछ और था। मध्यकाल में आए तो मध्यकाल कुछ अलग हुआ। भारत की चर्चा करें तो मध्यकाल में विभिन्न आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए, मध्यकाल में वह पढ़ा जाता है। और आधुनिकता की ओर भारत किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ, भारत किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश बना, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो इतिहास जो होता है वो कालिक संश्लेषण करता है और भूगोल जो होता है वो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसकी उपागम की प्रकृति समग्र है, यानी कि भूगोल के जो उपागम हैं, अप्रोचेज हैं, अप्रोच क्या होता है कि समस्या से किस प्रकार से निपटा जाए। अप्रोच का मतलब क्या होता है, समस्या से किस प्रकार से निपटा जाए, या हमारे सामने जो कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति से किस प्रकार से उसे हल करा जाए या उस परिस्थिति से किस प्रकार से निकला जाए, वो कहलाता है अप्रोच। कि ज्योग्राफी के अप्रोच क्या है, तो ज्योग्राफी की अप्रोच क्या है, प्रकृति से एक समग्र स्थापना होती है। प्रकृति से, ज्योग्राफी में प्रकृति से एक समग्र स्थापना होती है। समग्र का मतलब क्या है, सब कुछ समाहित हो जाना। तो भूगोल में हम क्या करते हैं, सब कुछ समाहित कर लेते हैं, चाहे वे इतिहास हो, ठीक है, चाहे वे समाजशास्त्र हो, चाहे वे दर्शन शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, तो सबको समाहित करके भूगोल को पढ़ा जाता है। और विशेषकर यदि भूगोल की भी बात करें तो विशेषकर प्रकृति और मानवीय तथ्य, प्रकृति और मानवीय तथ्यों को समाहित करके हम क्या करते हैं, भूगोल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। ये कहना चाह रहा है कि जो भी विश्व में होने वाली घटित घटनाएं हैं, चाहे वे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में घटी हो, चाहे वह एशिया महाद्वीप में हो, या फिर वह प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में हो, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो पूरे विश्व स्तर पर होता है। उसका प्रभाव कैसे होता है, विश्व स्तर पर होता है। एक अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है ये घटित कहाँ हुआ, चीन से ये उत्पन्न हुआ, और चीन से उत्पन्न होता हुआ ये समग्र पूरे विश्व में व्याप्त हो गया, और संपूर्ण विश्व इस महामारी के साथ लड़ रहा है, इस महामारी के साथ लड़ रहा है, और साथ में आगे किस प्रकार की परिस्थिति बनेगी उसके लिए भी अपनी भूमिका तैयार कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व जो है वो एक परस्पर निर्भर तंत्र के रूप में कार्य करता है। आज वर्तमान विश्व एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। वैश्विक ग्राम प्रतिबोधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आज एक्टिविटी हम करते हैं, चाहे वह हमें ऑनलाइन पढ़ाना हो, चाहे हमें ऑनलाइन व्यापार करना हो, या अन्य कोई वस्तु, हमें कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी हमें प्राप्त करना हो, हम तुरंत इंटरनेट के माध्यम से किसी भी देश पर्टिकुलर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, वहाँ की हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। या कोई वस्तु को हमें किसी दूसरे अन्यत्र क्षेत्र से मंगाना हो तो वे भी हम घर बैठे उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो विश्व है वो कैसा हो गया, एक वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज के रूप में ही जाना जाता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हुई है। तो परिवहन के साधन बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि दो क्षेत्रों के मध्य की दूरी धीरे धीरे कम होती चली गई है। श्रव्य दृश्य माध्यमों यानी ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी के आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। यानी कि हम देखते हैं ऑडियो विजुअल मीडिया जो होता है, यानी कि सुनने और देखने का जो माध्यम है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि सूचना तकनीकी जो है और उनके जो आंकड़े होते हैं वो बहुत समृद्ध हो गए हैं। हम एक स्थान पर बैठकर उस सामग्री को सुन सकते हैं, उस सामग्री को देख सकते हैं। नहीं तो पहले के समय में हम उस सामग्री को केवल सुनने का कार्य होता था। आपने पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में आपने देखा होगा रेडियो के माध्यम से लोग आकाशवाणी के माध्यम से समाचार सुनते थे, या अन्य कोई लोकगीत या संगीत कुछ आता था, या कोई नाटक का कोई किस्सा आता था, तो वह केवल सुनने का कार्य होता था रेडियो के माध्यम से। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो फिर टेलीविज़न आ गया। टेलीविज़न में फिर दृश्य भी था और श्रव्य भी था, यानी ऑडियो भी था और विजुअल, हम देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे। और आज मल्टीमीडिया के इस युग में हम अनेक कार्य घर पर बैठकर हम अन्य कार्य संपादित कर सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें किसके कारण हुई है, तकनीकी के कारण। टेक्नोलॉजी जो हुई है, उस टेक्नोलॉजी ने इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे परिवेश को बदल दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक के निरीक्षण एवं प्रेक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। यानी कि तकनीकी ने क्या किया, प्राकृतिक तथ्यों को और आर्थिक व सामाजिक, यानी प्राकृतिक तथ्यों को जब हम केवल पर्वत पठार मैदान हम केवल सुनते थे, लेकिन आज हम विजुअल या हम तकनीकी के माध्यम से उन्हें हम देख पा रहे हैं।
ठीक है, महसूस कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है होने के लिए। तो भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतराप्रस्थ संबंध है। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है क्योंकि इसमें सभी तथ्यों का संकलित करके, सभी तथ्यों को समाहित करके पढ़ा जाता है और ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध स्थापित होता है। और ये संबंध किस प्रकार से होता है, अंतराप्रस्थ, यानी कि बिल्कुल अंत तक गहराई हम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं और किस प्रकार से ये अन्य विषयों से, अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों से ये लिंकेज बना पाता है या फिर किस प्रकार से ये पढ़ा जाता है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता का ज्ञान करना। देखिए, यथार्थता का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। ठीक है, जो भी है, जो भी हमारे पास है उसको हम किस प्रकार से जानें, किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से सीखें, ये एक महत्वपूर्ण रुचि होती है और विद्यार्थियों में भी होती है कि किसी शब्द को, किसी पैराग्राफ को, किसी लाइन को किस प्रकार से समझना है, किस चैप्टर को किस गहराई से समझना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साचार्य का बोधगम्य बनाता है, यानी कि ज्योग्राफी क्या कर रहा है, भूगोल क्या कर रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो यथार्थ होते हैं, जानने की इच्छा होती है, तो उसको बोधगम्य, यानी हमें हमारी नॉलेज उसको इतनी पावरफुल बनानी है कि वो हमेशा जो हमने सीखा है, चाहे वो कक्षा 11th हो, चाहे वो 12th हो, जब भी हमने उसको सीखा है तो वो आगे तक हमारे साथ में रहे। तो साचार्य का मतलब क्या, जुड़ाव, कि एक अन्य विषय से किस विषय को जोड़कर ये सीखा गया है और वो किस प्रकार से समग्र रूप से सीख लिया गया है, ताकि वो कैसा हो गया, बुद्धि में समाविष्ट हो गया है और जानने की इच्छा हमारी उसमें अधिक हो गई। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ सहसंबंध या संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषयों भूगोल से जुड़े हैं। तो विज्ञान से जितने भी संबंधित विषय हैं वो सभी भूगोल से समाहित है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित कर लेता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। तो एक जो भूगोलवेत्ता होता है, ठीक है, भूगोल का एक जानकार व्यक्ति होता है, उसको जितने भी क्षेत्र होते हैं जो भूगोल संबंधित होते हैं उसमें अपनी नॉलेज अच्छी रखने की आवश्यकता होती है, ताकि वे समग्रता स्थापित कर सके, एक दूसरे से साचार्य संबंध स्थापित कर सके, जिससे कि वे उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। लॉजिकली हमें क्या करना है, समझाना है, हमें पता होना चाहिए लॉजिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे होने का क्या कारण है। ये संश्लेषण कुछ उदाहरण की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। जैसे हम देखें, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास पर दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक है। तो भूगोल क्या है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। चाहे जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हों, उनका संबंध भूगोल से कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा किसी देश के मध्य होता है, किसी देश के मध्य कोई युद्ध होता है, तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। और मोस्टली हम क्या देखते हैं कि यदि आज फॉर एग्जांपल लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो चीन के द्वारा बार बार भारत को परेशान करना, चीन के द्वारा भारत को बार बार परेशान करना, और उसका कारण क्या है, भूमि। उसका कारण क्या है, भूमि। आप बार बार सुनते हैं कि चीन ने पेंगोंग झील पर अपने सैनिक भेजे, ठीक है। आपने सुना चीन ने अरुणाचल प्रदेश की भूमि को कब्जे में लिया या वहाँ पर अपने सैनिक भेज दिए। या आपने सुना है लेटेस्ट कि नेपाल का कुछ क्षेत्र जो है वो चीन ने अधिग्रहण कर लिया, या वहाँ अपनी चौकियाँ स्थापित कर दी, या वहाँ अपने सैनिक लगा दे। तो इस प्रकार से कोई भी जो देश होता है वो दूसरे देश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए और विशेषकर उसकी भूमि को अपने में मिलाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए ये चीज़ें होती रहती हैं। और भूमि का संबंध सीधा सीधा किससे होता है, भूगोल से, ज्योग्राफी से। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये क्यों चेंजेस आता है, घटनाओं में किस प्रकार परिवर्तन होता है, और इतिहास का संबंध सीधा सीधा भूगोल से जुड़ जाता है।
क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय विस्तार यानी अपने क्षेत्र को किस प्रकार विस्तारित करें, इसकी जो लड़ाई होती है ये भूगोल संबंधित होती है और ये कई देशों में सुरक्षा का साधन भी बन जाता है। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता है। तो जिन देशों के पास समुद्री भाग है, जिन देशों के पास समुद्री विस्तार है, वह भूमि पर युद्ध ना करते हुए वे समुद्री क्षेत्रों में युद्ध करते हैं। लेकिन आज जैसे नए विश्व की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ गया? वायुसेना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया? वायुसेना, यानी आकाश में लड़ाई। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। जहाँ थल सेना हो या जल सेना हो, इससे कहीं इम्पोर्टेंट आजकल हर देश के लिए क्या हो गई? उसकी वायुसेना महत्वपूर्ण हो गई। आपने देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, आपको याद होगा, आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, और बॉर्डर में जो अंतिम जो लड़ाई चल रही थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक कैरेक्टर थे सनी देओल, और सनी देओल के सामने एक पाकिस्तान का टैंक सामने था और वो यही सोच रहे थे कि कुछ या तो मैं अपने वतन के वास्ते बलिदान दे दूं और या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे मैं अपने देश को जिता सकूं। तो आप देखते हैं कि उसी समय वायुसेना के रूप में जैकी श्रॉफ ऊपर से प्लेन लेकर आते हैं और देखते ही देखते वो जो पाकिस्तान का टैंक होता है, मिसाइल टैंक जिसमें बम शामिल होते हैं, वो टैंक जैकी श्रॉफ द्वारा उड़ा दिया जाता है, विस्फोट कर दिया जाता है। तो हम ये क्या देखते हैं कि वायुसेना किस प्रकार से प्रबल हुई। तो ये जो नए विश्व के देश हैं उनके चारों ओर यदि विस्तृत समुद्र है, ये पहले की सोच थी कि विस्तृत समुद्र होगा तो वो उनके लिए रक्षा कवच के रूप में साबित होगा और मिट्टी पर जो युद्ध होंगे वो कम होंगे। लेकिन आज वर्तमान के संदर्भ में चाहे वो समुद्र शक्ति हो और चाहे वे थल शक्ति हो, लेकिन इन दोनों से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है वायु शक्ति या वायुसेना महत्वपूर्ण बनती जा रही है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे, ठीक है, विद्यमान जो दर्रे होते हैं उन दर्रों के मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं द्वारा एवं प्रवचकों को मार्ग की सुविधा देते रहे। तो जो हिमालय में प्रमुख दर्रे हुए हैं, बड़े बड़े जो विशाल दर्रे हैं, ये क्या करते हैं? एशिया के लिए आक्रमणकारी जो लोग होते हैं, आक्रमण जो करते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, वो उन दर्रों से निकल कर भारत में या अन्य देशों में चले जाते हैं और वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो वायुसेना या वायु शक्ति जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण की सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। अभी आपने देखा है कि नौ संचालन नेविगेशन के माध्यम से भारत में उस समय नेविगेशन नहीं था, ये लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है। लेकिन वहीं यूरोपीय देश, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है ब्रिटेन जो कि चारों ओर समुद्रों से घिरा है, और मैंने अभी अब चर्चा कर रहे थे कि जिसके पास समुद्र है उसकी शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। ये समय जब का है जब 16वीं-17वीं शताब्दी के अंतर्गत ये विभिन्न जो देश जो समुद्र के किनारे स्थित थे, बड़े बड़े समुद्रों के किनारे, वहाँ पर नेविगेशन, नौ संचालन का कार्य, वहाँ की तकनीकी बढ़ती चली गई। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में जो उपनिवेशीकरण हुआ, यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो स्थापना हुई, उसका प्रमुख कारण क्या था? नेविगेशन, नौ संचालन उसका प्रमुख कारण था। तो वह लोग, ब्रिटिश लोग जहाज़ों में बैठकर व्यापार के उद्देश्य से अनेक देशों में आया जाया करते थे और धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ वह उन्हें अपना औपनिवेशीकरण या अपना उपनिवेश बना लिया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ हर देश ने अपनी शक्ति को बढ़ाया है, चाहे वे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब शायद किसी भी देश के मध्य युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हर देश के पास अपने हथियार हैं, हर देश अपने एडवांस यानी कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं।
चाहे वो भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी देश किसी भी देश पर अटैक कर देगा। एक अटैक करना और एक युद्ध होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है। इन सब का अध्ययन, इन सब का किस प्रकार से कोरिलेशन होता है, ये भूगोल में पढ़ा जाता है। भौगोलिक तथ्यों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा का अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो भूगोल जो होता है या भौगोलिक तथ्य जो होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं, वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, वह स्थिर नहीं होते। क्योंकि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि भूगोल जो है वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। वो स्थिर नहीं है, वो कैसा है, अस्थिर है, वो गतिशील है, गत्यात्मक है, डायनामिक प्रोसीजर है, वो रुकता नहीं है। जिस प्रकार से पृथ्वी नहीं रुकती, पृथ्वी जिस प्रकार से गतिमान है, 24 घंटे में उसको एक अपनी धुरी पे चक्कर लगाना है तो लगाना है। सूर्य के चारों ओर उसको 365 दिन में एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करना है तो करना है। तो जब वो गतिमान है तो फिर भूगोल भी उससे जुड़ा हुआ एक विषय है, तो वो भी गतिमान है, वो भी समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है। और समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करना भी जरूरी है। यदि हम समय के साथ में भूगोल की व्याख्या वर्तमान में करंट इशू पे, करंट अफेयर्स पे यदि हम चर्चा नहीं करते हैं, तो फिर भूगोल का विद्यार्थी या भूगोल का एक विषय अध्यापक होने के नाते हमें ज़रूरी होता है कि हम करंट से जुड़े रहें। और यदि आप करंट से नहीं जुड़ते हैं तो फिर आपको भूगोल का सही नॉलेज नहीं हो पाएगा। नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन करंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देश पर, विश्व में, पृथ्वी पर, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास के एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। तो हम ये पढ़ते हैं कि भू आकृति, जितनी भी हम आकृतियों को देखते हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये कहीं ना कहीं इनका निर्माण होता है और फिर धीरे धीरे ये समाप्त भी हो जाती है। जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। जलवायु और जलवायु को डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि लगभग ये 20-30 वर्षों में परिवर्तित होती रहती है। वनस्पति का क्षेत्र अलग अलग होता है, हर प्रदेश में वनस्पति का क्षेत्र अलग है, वहाँ की आर्थिक क्रियाएं भी अलग अलग शामिल होती हैं। अनेक भौगोलिक तथ्य विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो एक स्थान ए और एक स्थान बी, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर दूर है। जिस विकल्प के रूप में ये भी कहा जा सकता है कि ए स्थान से बी स्थान से 2 घंटे में हम दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन साधन क्या हो, हवाई यात्रा। यदि साधन हवाई यात्रा हो तो हम 2 घंटे में दूरी तय कर सकते हैं। और यदि हवाई यात्रा के अलावा कोई दूसरा साधन हो, यानी रेल से हमें यात्रा करनी हो, तो उसको समय 17 घंटे भी लग सकता है। तो इस कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। अब 3 अन्य आयाम कौन कौन से, हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। विभिन्न प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित होता है। ये संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। तो इसके मुख्य रूप से 2 खंड महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से कैसा संबंध है, उसकी हम चर्चा करते हैं। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ है, यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है उससे अंतर संबंधित होती है। परंपरागत भौतिक भूगोल, ठीक है, भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान संबंधित है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। ये सब कैसे विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। हमें जलवायु की दशाओं का पता लगाना है, जलवायु किस प्रकार से परिवर्तित होती है उसका पता लगाना है, तो वह क्या हो गया, प्राकृतिक विज्ञान। हमें मृदा यानी मिट्टी की नॉलेज लेनी हो, मिट्टी किस प्रकार से संगठित होती है, किस प्रकार से उसका कॉम्पोजिशन होता है, संगठन क्या होता है, उसकी चर्चा करनी है। भूमि की चर्चा करनी, भूमि के बारे में सीखना है। इसी तरह से जलमंडल किस प्रकार से होता है, महासागर कितने बड़े हैं, महासागर में कौन से जीव हैं, महासागर में कौन सी वनस्पति है, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक विज्ञान में समाहित की जाती है। ठीक है, समुद्र विज्ञान है, मृदा भूगोल है, का प्राकृतिक विज्ञान से एक निकट संबंध स्थापित होता है। और ये हम किस भूगोल की किस शाखा में पढ़ते हैं, तो भौतिक भूगोल में ये पढ़ा जाता है। ये प्राकृतिक विज्ञान है, लेकिन हम पढ़ते हैं किस में, भौतिक भूगोल में। अब
चाहे वो जल का प्राणी हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, चाहे वो स्थल का हो। ठीक है, तो बायोलॉजी का एक स्टूडेंट जो होता है, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो उनसे संबंधित उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहा है। यानी वो बॉटनी और जोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो पौधों से संबंधित, जीव से संबंधित वो अध्ययन कर रहा है। लेकिन यहाँ का किस प्रकार से यहाँ का एटमॉस्फेयर है, चाहे वो जल का हो या स्थल का हो या वायु का हो, तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, लिथोस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, स्थल मंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, जल का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, उनका अध्ययन भौतिक भूगोल करता है, या यूँ कह लीजिए कि भूगोल करता है। ठीक है, ज्योग्राफी इसका अध्ययन करता है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं, जैसे जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैव भूगोल यानी कि बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी में हम क्या अध्ययन करते हैं, बायोज्योग्राफी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं, हम एनिमल बॉडी का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें हमें उनके इंटरनल पार्ट से हमें उसका कोई संबंध नहीं होता। इसमें हमारा संबंध ये होता है कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में मिलती है, कौन सी वनस्पति कितने कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से देश में किस किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जीव जंतु, तो जीव जंतु जो होते हैं उसकी हमें इंटरनल स्टडी नहीं करनी, इंटरनल स्टडी जो है बायोलॉजी का स्टूडेंट करता है। लेकिन हमें इतना ज्ञान होता है, हमें इतना ज्ञान लेना पड़ता है कि कौन सा जो स्पीसीज है, कौन सा जीव जंतु, कौन सी जाति जो है वो कहाँ निवास कर रही है, कौन से क्षेत्रों में निवास कर रही है, उनका पर्यावरण कैसा है, किस पर्यावरण में वो निवास करती है। तो इन सभी का अध्ययन किस में हो रहा है, भौतिक भूगोल का संबंध प्राकृतिक विज्ञान से, या यूँ कह लीजिए भौतिक भूगोल से उसका संबंध है, और यूँ कह लीजिए कि भूगोल से उसका संबंध स्थापित होता है। क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, एक अध्ययन की जो प्रणाली है, वो अध्ययन की प्रणाली कैसी है, उसकी हर विषय से जुड़कर है, चाहे वो वनस्पति शास्त्र का हो, चाहे वो जीव विज्ञान शास्त्र का हो, अर्थशास्त्र का हो, पारिस्थितिक विज्ञान का हो, इतिहास का हो, तो उसका संबंध इससे लिंक हो जाता है। नेक्स्ट, एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि क्या ज्योग्राफी में गणित का कोई संबंध है या कला का कोई संबंध है, तो यस हम कहेंगे उनका संबंध है। मानचित्र का संबंध तो स्थापित होता ही है, रेखांकन में निपुण होना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि भूगोल में गणित का कैसे संबंध है, भूगोल में गणित का संबंध कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि भूगोल में जब हम जनसंख्या को पढ़ते हैं और जनसंख्या का जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रतिशत हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो एक हम पढ़ते हैं सांख्यिकी, एक हम पढ़ते हैं सांख्यिकी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 10 में आप पढ़कर आ चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़कर आ चुके हैं, तो उसका भी ज्योग्राफी में बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सांख्यिकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यदि आप एक अर्बन प्लानर हैं, यदि आप एक बहुत अच्छे पॉपुलेशन प्लानर हैं, तो आपको सांख्यिकी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको सांख्यिकी का ज्ञान होगा, स्टैटिस्टिक्स का आपको ज्ञान होगा, तो आप आगे चलकर एक बहुत अच्छा डेटा, आंकड़े जो होते हैं उनका आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ज्योग्राफी में गणित का भी काम है। हालांकि गणित में वो काम नहीं है जो आप प्योर शुद्ध गणित में आप पढ़ते हैं, अलजेब्रा फॉर्म आप पढ़ते हैं, वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन बनाना होता है, यहाँ पर आपको विश्व के मानचित्र बनाने होते हैं, यहाँ आपको अनेक अनेक ऐसे कार्य करने होते हैं जिसमें आपकी कला का प्रदर्शन होता है। किसका प्रदर्शन होता है? कला का प्रदर्शन। इसलिए आपको मानचित्रों का ज्ञान होना चाहिए। आप यदि राजस्थान को पढ़ते हैं तो राजस्थान का मानचित्र आपको आना चाहिए, भारत पढ़ते हैं तो भारत का मैप आना चाहिए, विश्व पढ़ते हैं तो आपको विश्व का मानचित्र भी आना चाहिए। साथ ही साथ हम जितने भी चैप्टर्स आगे कंप्लीट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे उसमें डायग्राम्स आते हैं। ठीक है, आप चाहे आप आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आप उसको पलट के देखें, प्रत्येक चैप्टर को देखें तो उसमें डायग्राम्स आते हैं। तो ये डायग्राम्स किस में बन रहे हैं? ज्योग्राफी में बन रहे हैं। और यही डायग्राम्स जो होते हैं ये आपके उत्तर को निखारते हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं। यदि आप डायग्राम से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, कोई मैप आप बता रहे हैं, कोई मैप आप बना रहे हैं, तो वो एक अलग इम्पैक्ट दर्शाता है। और भूगोल के विद्यार्थी के लिए डायग्राम्स, मैप्स ये आने बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, ज्योग्राफी को केवल पास करना है, ज्योग्राफी को केवल पढ़ना है, वो बात अलग है। लेकिन ज्योग्राफी में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो आपको कला आनी बहुत ज़रूरी है, उसमें निपुण होना आपको बहुत ज़रूरी है।
भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ होता है, जो अक्षांश विदेशांतर का वितरण प्रस्तुत करता है। भूगोल का आकार भू-आब जियोइड कहलाता है। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। तो भूगोलवेत्ता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो मानचित्र होता है। मानचित्र पर सही परिस्थिति हमें पता चलती है, दो स्थानों के बीच में क्या दूरी है, किस प्रकार से वहाँ पर वनस्पति है, किस प्रकार से वहाँ जलवायु है, किस प्रकार से वहाँ वर्षा होती है, उन सभी का ज्ञान, उस सरफेस की क्या भौतिक परिस्थिति है, इन सभी का ज्ञान हमें मानचित्र से प्राप्त होता है। भू-आब को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा भी प्राप्त होता है। इसका अध्ययन हम प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी होती है, प्रैक्टिकल विषय होता है, उसमें हम प्राप्त करेंगे, उसमें हम आपको अच्छे से बता देंगे। रेखात्मक व परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति में परिणीता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कला कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका यानी स्केच किस प्रकार से बनता है, मेंटल मैप किस प्रकार से बनता है, मानसिक कला, मानचित्र की जो कला है, कार्टोग्राफिक वर्क जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की चर्चा कर ली कि ये किस प्रकार से दूसरे शब्दों से इंटीग्रेटेड है, किस प्रकार से ये समाकलित होता है और किन विषयों में हमें नॉलेज ये देता है। तो ज्योग्राफी में हम आगे और पढ़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।